हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व करेंगे संस्कृति आईएएस द्वारा संचालित आरओ एग्जाम के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज जो है अभी जो 6 जुलाई को हुआ है, यानी कि पिछले संडे को जो ये गया, इसी को जो ये टेस्ट हुआ था, ये वही वाला टेस्ट है। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज, क्योंकि अब आपके पास शेष समय ज़्यादा नहीं है, तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं और रिवीजन करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न है, यहाँ की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में अपना राज्य स्थापित करने की कुंजी प्रदान की। दूसरा कथन है कि वर्ष 1765 में हुए इलाहाबाद की संधि ने ब्रिटिश को बंगाल में अपना राज्य स्थापित करने में मदद की। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही दिए हुए हैं। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। आइए व्याख्या देखते हैं। तो वर्ष 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने तत्कालीन भारत के सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र बंगाल के नवाब मीर कासिम, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। इस प्रकार इतने विशाल क्षेत्र के शासकों को हराने के बाद अंग्रेजों ने अब भारतीय शासकों पर अपनी सैन्य श्रेष्ठता स्थापित की और उन्हें भारत में अपना राज्य स्थापित करने की कुंजी प्राप्त हो गई। दूसरा कथन है, इसलिए पहला कथन यहाँ पे सही हो जाता है। दूसरा कथन जो है, इसकी व्याख्या देखते हैं। तो वर्ष 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट के साथ इलाहाबाद की संधि की, जिससे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। इस प्रकार इस संधि ने अंग्रेजों को बंगाल में अपना राज्य स्थापित करने में मदद की। दोनों कथन सही, ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती ऋषभ थे। दूसरा कथन है कि जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के 23वें पूर्ववर्ती थे। तीसरा कथन है कि पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो पहला यहाँ पे गलत है, दूसरा एवं तीसरा कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो 24 में कौन थे? तो महावीर स्वामी। तो यहाँ पे पहला कथन गलत हो गया है, सिर्फ दूसरा एवं तीसरा सही है। ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित की गई थी? तो ये कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? तो राजगिरी सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। किसके शासनकाल में? तो ये हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में, जो कि हर्यक वंश से संबंधित था। द्वितीय बौद्ध संगीत कब हुई? तो ये वैशाली में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो साबक मीर ने की थी। और शासनकाल किसका था? तो काला अशोक का शासनकाल था। और काला अशोक जो है यह शिशुनाग वंश का शासक था। और तीसरी जो हुई थी, तो तीसरी हुई पाटलिपुत्र में। और किसकी अध्यक्षता में? तो मुगल पुत्र तिस्य के अध्यक्षता में ये हुई थी। और इसके जो शासक थे इस समय अशोक थे, जो कि मौर्य वंश से संबंधित थे। और चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है यह कश्मीर के कुंडल वन में हुई। और इसके जो अध्यक्ष थे वह सुमित्र थे और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। ये कनिष्क के शासनकाल में हुई और इस कनिष्क जो है ये कुषाण वंश से संबंधित था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शेर शाह के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि उसने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया, जिन्हें पुनः परगनाओं में उप विभाजित किया गया। दूसरा कथन है कि बिना किसी अन्य कर्मचारी की सहायता से शेरशाह सरकारों एवं परगनाओं पर सीधे प्रशासन करता था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही कथन का यहाँ पे चुनाव करना है। पहला कथन सही है, दूसरा सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। तो शेरशाह ने अपना संपूर्ण साम्राज्य 47 सरकारों में विभाजित किया था। शेरशाह का साम्राज्य जो है केंद्र, राज्य, सूबा, सरकार, परगना, ग्राम आदि में विभाजित था। यहाँ पे दूसरा कथन जो है ये सही नहीं है, पहला कथन सही है। तो ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा की गई? तो कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख, अशोक का सोपारा शिलालेख या फिर रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। यहाँ पे क्या पता चलता है? तो इस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था यह पश्चिम भारत पर भी था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की। और यहाँ पे दूसरा कथन है कि
तिलक के होम रूल आंदोलन के सचिव NC केलकर थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है या फिर हैं? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सैयद अहमद खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्के समर्थक थे। दूसरा है कि मुस्लिमों में इस्लामी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है या फिर हैं? तो इसका जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो सैयद अहमद खान मुस्लिम मदरसों की पुरानी पद्धति में खुश नहीं थे। उन्होंने बताया कि कुरान में ऐसी कोई बात नहीं है जो मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने या पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आने से रोके। 1864 ईस्वी में उन्होंने गाजीपुर में अंग्रेजी शिक्षा का एक स्कूल स्थापित किया। 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। यह 1878 ईस्वी में कॉलेज बन गया और 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पे जो है पहला कथन गलत है। दूसरा, सैयद अहमद खान ने कांग्रेस की स्थापना, यहाँ पे दूसरा कथन की व्याख्या था ये जो हमने ऊपर देखा, ये वाला कथन। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्के समर्थक थे, ये यहाँ पे सही नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो सैयद अहमद खान के कांग्रेस की स्थापना का जो है इन्होंने विरोध किया था। उसके विरोध में 1888 ईस्वी में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना की थी। इनका एक महत्वपूर्ण कार्य कुरान पर टीका लिखना था। इसमें इन्होंने परंपरागत टीकाकारों की आलोचना की और समकालीन वैज्ञानिक ज्ञान के प्रकाश में अपने विचार व्यक्त किए। इन्होंने अपने विचारों का प्रचार एक पत्रिका तहजीब उल अखलाक में किया है। तो यहाँ पे दोनों कथन जो है या कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसके मंत्रों को यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति हेतु उच्चारित किया जाता था। दूसरा है कि इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशिकी हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या फिर हैं? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही दिए हुए हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रुचिपत्र निम्नलिखित में से किस स्थान में पाया गया है? तो ये यहाँ पे कहाँ पे पाया गया है? तो ये पाया गया है कंगनहल्ली में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कर्नाटक के गुलबर्ग जिले में भीमा नदी के किनारे स्थित कंगनहल्ली जो कि एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल भी है, जो यहाँ से महान मौर्य शासक सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूपचित्र पाया गया है। इस रूपचित्र में एक राजा और रानी कुछ महिला अनुचरों से घिरे हुए हैं। पास स्थित शिलालेख में ब्राह्मी में रान्यो अशोक यानी कि राजा अशोक उत्कीर्ण है, जो चित्र में अशोक के होने की पुष्टि करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चोल राजाओं द्वारा बनाया गया मंदिर था? मीनाक्षी मंदिर मदुरई, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, श्रीरंगम मंदिर तिरुचिरापल्ली, दुर्ग मंदिर ऐहोल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर। इसका निर्माण जो है ये चोल राजाओं द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और चोल राजाओं में भी किस राजा द्वारा? तो राजराज प्रथम द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में भारतीय मंत्रियों द्वारा त्यागपत्र देने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? तो यहाँ पे जो ये कारण था ये था कि प्रांतीय सरकारों की सहमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध का पक्षकार घोषित कर दिया गया था ब्रिटेन सरकार के द्वारा। इसलिए यहाँ पे 1939 में सभी प्रांत में भारतीय मंत्रियों द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि पूरे तटीय भारत में नमक कानून का उल्लंघन किया गया। दूसरा है कि महिलाओं की सर्वाधिक सहभागिता थी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो गांधी जी ने 12 मार्च को साबरमती से अरब सागर दांडी के तटीय शहर तक 78 अनुयायियों के साथ 241 मील की यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य गांधी और उनके समर्थकों द्वारा समुद्र के जल से नमक बनाकर ब्रिटिश नीति की उल्लंघन करना था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू हो गया था। दूसरा कथन है कि किसान सभा की गतिविधियों में वृद्धि देखी गई थी। अब यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो इसमें से जो है यहाँ पे
दोनों कथन सही दिया हुआ है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है, 1942 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। इस आंदोलन में औद्योगिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और किसान सभाओं की गतिविधियों में भी वृद्धि देखी गई। किसान सभाओं ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने किसानों को संगठित किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था? तो यहाँ पे जो है चौरी चौरा की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922। कहीं कहीं इसका डेट जो है 4 फरवरी भी मिलता है, लेकिन 5 फरवरी 1922 ये हम संस्कृति IAS के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा जो कि गोरखपुर में स्थित है, यहाँ पे एक हिंसक घटना हो गई थी, जिसके कारण से इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इस आंदोलन को वापस लेने में कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ था? तो बारदोली प्रस्ताव पारित किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक BR अम्बेडकर द्वारा लिखी गई है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बुद्ध ऑफ कार्ल मार्क्स, माई लाइफ या फिर हिंद स्वराज? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बुद्ध ऑफ कार्ल मार्क्स जो है ये अम्बेडकर द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वर्ष 1885 में बम्बई में हुआ था। दूसरा है कि भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समकालिक अधिवेशन होने के कारण सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं हो पाए थे। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो इसका दोनों कथन यहाँ पे सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ ग्रंथ है और दूसरी तरफ इनके लेखक दिए हुए हैं, इनको यहाँ पे सुमेलित करना है। किताबुल हिंद किसकी रचना है? तो किताबुल हिंद जो है ये अलबरूनी की है। रहला अलबरूनी जो है ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। रहला किसकी पुस्तक है? तो रहला जो है ये इब्न बतूता की है, ये मोरक्को का था और ये जो है मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में आया था। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की रचना है और बादशाहनामा तो ये लाहौरी की कृति है। तो यहाँ पे इसका जो सही कोड हो जाएगा 2143 हो जाएगा। 2143 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? एक तरफ यात्री हैं और दूसरी तरफ देश दिया हुआ है। अभी हमने पढ़ा कि इब्न बतूता जो है मोरक्को का था, तो यहाँ पे पहला बिल्कुल सही सुमेलित है। मार्क पोलो, तो यहाँ पे मार्क पोलो इटली दिया हुआ है, तो मार्क पोलो इटली का ही था, बिल्कुल सही है। अब्दुल रज्जाक तुर्की नहीं था, अब्दुल रज्जाक ईरान का था और नूनिज जो था ये पुर्तगाल का था। तो यहाँ पे 3 कथन सही सुमेलित हैं, एक यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि अब्दुल रज्जाक जो है यह तुर्की का नहीं था, यह ईरान का था, जिसको फारस भी कहा जाता था। तो यहाँ पे सी गलत हो जाएगा, बाकी ए बी और डी सही है। तो ए बी डी सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तैमूर का आक्रमण, तालीकोटा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चंदावर का युद्ध। तो यहाँ पे चंदावर का युद्ध कब हुआ है? तो ये 1194 में जयचंद और किसके बीच? तो जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित कर दिया था। घाघरा का युद्ध कब हुआ? तो ये घाघरा का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1529 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध तो 1565 ईस्वी में हुआ था, 1565 ईस्वी में। और तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? तो 1398 जो तुगलक वंश है इस शासनकाल में हुआ था। नासरुद्दीन महमूद के शासनकाल में जो कि तुगलक वंश का राजा था, इसके शासनकाल में तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ था 1398 में। तो इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले यहाँ पे चंदावर का युद्ध आएगा, यानी कि सबसे पहले चौथा हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा तैमूर का आक्रमण 1398 पहला। फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा जो है घाघरा का युद्ध तीसरा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? तो उसके बाद यहाँ पे सबसे लास्ट में तालीकोटा का युद्ध होगा, यानी कि दूसरा। तो इसका जो सही सीक्वेंस बनेगा 4 1 3 2 हो जाएगा। 4 1 3 2 ऑप्शन सी में है। हाँ, तो ऑप्शन सी यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों में से कौन जैन धर्म का अनुयायी था? हेमचंद्र सूरी, पार्थ सारथी, मालधर वसु, सायण।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हेमचंद्र सूरी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल के निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो बंगाल का जो मीर कासिम था, इसने अपनी राजधानी जो है ये मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध जो हुआ है ये हुआ 1764 ईस्वी में। पलासी का युद्ध कब हुआ? तो पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ, 1757 ईस्वी में। बांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो जनवरी 1760 में हुआ है, 1760 में। और अंबर का युद्ध कब हुआ? तो अंबर का जो युद्ध हुआ है ये कब हुआ? तो 1749 में, 1749 में हुआ है। तो इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा क्या होगा? तो 4 2 3 1 यहाँ पे इसका सही सीक्वेंस हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। संधि और वर्ष दिया हुआ है, इनको सुमेलित करना है। इलाहाबाद की संधि, तो इलाहाबाद की संधि जो है 12 अगस्त 1765 को हुई थी, तो ए का हो जाएगा चौथा। और मंगलौर की संधि, तो मंगलौर की जो संधि हुई थी कब हुई? तो यहाँ पे मंगलौर की जो संधि हुई है ये 1784 में हुई है। सालबाई की संधि, तो सालबाई की संधि जो हुई है ये 1782 में हुई है। और मद्रास की संधि, तो मद्रास की संधि यहाँ पे 1769 में हुई। तो इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा ये हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस गवर्नर ने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो सहायक संधि प्रणाली किसने लागू किया? तो लॉर्ड बेलेजली ने। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रतिष्ठापित मूल अधिकार अंतर्निष्ठ है और उन्हें किसी संवैधानिक और कानूनी उपबंधों से समाप्त नहीं किया जा सकता। इसे किनके वाद में स्पष्ट किया गया था? किस वाद में ये स्पष्ट हुआ था? तो ये स्पष्ट किया गया था I.C. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी संसदीय दल अथवा गुट को मान्यता प्रदान करते समय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत या फिर किन सिद्धांतों पर ध्यान दिया जाता है? पहला है, ऐसे सदस्यों का संघ जिनका सदन के भीतर और बाहर एक संगठन हो। दूसरा, ऐसे सदस्यों का संघ जिनकी संख्या सदन के कुल सदस्यों की कम से कम 1/3 हो। और तीसरा कथन है कि ऐसे सदस्यों का संघ जिनका संसदीय कार्य एक विशिष्ट कार्यक्रम हो। नीचे देखे कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पहला एवं तीसरा कथन जो है ये यहाँ पे जरूरी है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी दूसरा यहाँ पे सही नहीं है, सिर्फ पहला एवं तीसरा सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे राज्यसभा में धन विधेयक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। राज्यसभा के पास धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित करने की शक्ति नहीं है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा के पास अनुदान मांगों पर मत देने की शक्ति नहीं होती है, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी में जो है कि राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं कर सकती, ये कथन यहाँ पे गलत है। राज्यसभा जो है ये वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा कर सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है यह सही नहीं है। बाकी शेष तीनों युग्म सही है, तो यहाँ पे क्या सही नहीं है यही पूछा गया है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि सदन द्वारा भारत सरकार के व्यय के लिए किए गए अनुदानों के विनियोग को दर्शाने वाले लेखों की जांच करना। दूसरा है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए विवरणों की समीक्षा करना। तो यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद की विधायी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि राज्य सूची में वर्णित किसी विषय के संदर्भ में यदि 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल इसे वांछनीय समझे। दूसरा है कि किसी देश के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय के कार्यान्वयन के लिए चाहे वह राज्य सूची में आता हो। तो यहाँ पे संसद की विधायी शक्ति किसके संदर्भ में यहाँ पे हो सकती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
प्राक्कलन समिति के संदर्भ में। तो प्राक्कलन समिति की कृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि प्रशासन में दक्षता और मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों के बारे में सुझाव देना। दूसरा है कि यह परीक्षा करना कि क्या धन प्राक्कलनों में निहित नीति की सीमाओं के अंदर अच्छी तरह व्यय किया गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन यथा प्रत्याभूत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह अधिकार नागरिकों एवं विदेशियों को भी उपलब्ध है। दूसरा है कि इसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार छीना जा सकता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन जो है यह सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी। दोनों कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 14, 20, 21, अनुच्छेद 21 डी, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और 28 जो हैं ये सब किसके लिए हैं? तो ये सब प्राण जो है नागरिकों और साथ ही विदेशियों के लिए, दोनों के लिए हैं। और आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये किसके लिए हैं? तो ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संसद के सदनों का संयुक्त अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह दोनों सदनों के बीच गतिरोध के निराकरण हेतु कदम उठाने के लिए राष्ट्रपति को सशक्त करने वाला समर्थ कर उपबंध है। दूसरा है कि संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए सदनों को आहूत करना राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो दो के दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दिए हुए हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है कि भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से बनती है। दूसरा है कि भारत के राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से ही बनता है। तो यहाँ पे दूसरा कथन तो बिल्कुल गलत है, सही नहीं होगा। पहला कथन यहाँ पे जो दिया हुआ है ये सही है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्योंकि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है या अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। और साथ ही यहाँ पे जो दिया हुआ है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तो संसद के निर्वाचित सदस्यों के साथ ही मतलब विधानसभाओं के भी इसमें जो है सदस्य शामिल होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दूसरा कथन सही नहीं है, पहला सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी वह भारत सरकार के अधीन पद पर आगे और बने रहने के लिए पात्र नहीं होता है, और यहाँ पे दिया है कि पात्र होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं है। शेष जो है ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है कि इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। इसे भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भांति ही पद से हटाया जा सकता है, ये भी कथन सही है। और इसका वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है, ये भी कथन यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं है। और प्रश्न में क्या सही नहीं है यही पूछा गया है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन की तारीख विनिश्चित करने की शक्ति निम्नलिखित में से किस में निहित है? भारत का निर्वाचन आयोग, भारत और उसका मंत्रिमंडल, भारत का राष्ट्रपति या फिर संसद? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा कि भारत के निर्वाचन आयोग में, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में पुरुष और स्त्री के साक्षरता का प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर है? तो इनमें से किस में न्यूनतम अंतर है? तो मेघालय में न्यूनतम अंतर है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक औसत साक्षरता दर वाले जिलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया और इटावा हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात न्यूनतम है? भारत के जो है इसमें से किस राज्य का लिंगानुपात जो है यह न्यूनतम है? तो हरियाणा का न्यूनतम लिंगानुपात है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी, और वैसे भी हरियाणा का ही लिंगानुपात पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे कम है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कितना है? तो 879 है यहाँ पे हरियाणा का
लिंगानुपात। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष के आयु समूह के बच्चों का यौन अनुपात कितना है, यानी कि लिंगानुपात कितना है। तो इसका जो लिंगानुपात है ये 914 है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या फिर है। तो पहला कथन है कि वर्ष 2025 में यह पुरस्कार जल विज्ञानी प्रोफेसर गुंटर ब्लोसवेल को वैश्विक स्तर पर बाढ़ के जोखिम और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों अग्रणी शोध के लिए सम्मानित किया गया है। दूसरा है कि यह रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा जल विज्ञान प्रबंधन और संरक्षण में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा, तो दोनों कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर टाइगर सफारी की तर्ज पर डॉल्फिन सफारी शुरू किया जाएगा। तो डॉल्फिन सफारी जो है कहाँ शुरू किया जाएगा, तो ये वाराणसी में शुरू किया जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और अभी हाल ही में डॉल्फिन जनगणना हुई थी, तो सबसे ज़्यादा जो डॉल्फिन की संख्या है कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है यहाँ पे डॉल्फिन की संख्या के मामले में, और दूसरे स्थान पे यहाँ पे बिहार है, और तीसरे स्थान पे आपका आ जाएगा पश्चिम बंगाल। तो इसको भी याद रखिएगा। और डॉल्फिन सफारी जो खोला जाएगा कहाँ पे, तो ये वाराणसी में खोला जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने महर्षि दधीचि कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र घोषित किया है। यह निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है। गाजियाबाद, हरदोई, सीतापुर, अयोध्या। तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है सीतापुर में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन प्रारंभ किया गया है। तो ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन जो है ये प्रारंभ किया गया है लखनऊ में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नाग MK2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या फिर है। पहला है कि यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित पूर्णतः स्वदेशी मिसाइल है। दूसरा कथन है कि यह तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक फायर एंड फारगेट गाइडेड मिसाइल है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय थल सेना में रोबोटिक कुत्तों की एक यूनिट को निम्नलिखित में से किस नाम से शामिल किया गया है। तो इसमें शामिल किया गया है संजय के नाम से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी एक दुनिया की सर्वाधिक मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी बन गई है। तो दुनिया की सर्वाधिक मूल्यवान जो कंपनी बनी है ये बनी है स्टील कंपनी, ये है JSW स्टील कंपनी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो संजय जिंदल के नेतृत्व वाली JSW स्टील ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए दुनिया की सबसे अधिक मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी बन गई है, जिसने अमेरिका की न्यूकोर कार्प को पीछे छोड़ दिया है, और ये भारत की कंपनी है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में निम्नलिखित में से किस राज्य को समग्र रूप से शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे समग्र रूप से शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है, तो उड़ीसा को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, G20 20वां शिखर सम्मेलन 2025 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया गया है। तो यह सुनिश्चित हुआ है दक्षिण अफ्रीका में होना। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कैली फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इस फंड का प्रयोग प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए किया जाएगा। दूसरा कथन है कि यह उन निजी कंपनियों से वित्तीय योगदान प्राप्त करेगा जो अपने उद्योगों में आनुवंशिक डाटा का उपयोग करती हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है, कौन सा यहाँ पे सही है। तो इसका यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है। स्कर्वी, गोनोरिया, सिफिलिस या फिर हेपेटाइटिस बी। तो यहाँ पे स्कर्वी जो है यह विटामिन से मतलब विटामिनहीनता जन्य रोग है। स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है, दांतों से संबंधित रोग है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे गोनोरिया, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी ये तीन के तीनों जो संक्रामक रोग हैं ये यौन संचारित रोग हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी झील की जिसकी ऊपरी सतह हिमशीतित होकर बर्फ बन गई हो, तली पर जल का तापमान लगभग क्या होता है। तो यहाँ पे तली पर जो जल का तापमान होता है ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तभी अगर आप लोग देखते होंगे कि सतह पे जो है बर्फ़ जमी रहती है और नीचे मछलियाँ जिंदा रहती हैं। कैसे जिंदा रहती हैं कि जो पानी का टेम्परेचर रहता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, यानी कि वहाँ पे पानी जमता नहीं है, बस ऊपर जो है
एक लेयर जम जाती है बर्फ़ की। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि शरीर में संयोजी ऊतक के निर्माण के लिए विटामिन सी आवश्यक है। दूसरा कथन है कि आरबीसी की परिपक्वता में विटामिन B12 सहायक होता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी विद्युत परिपथ में फ्यूज का निम्नलिखित में से क्या उपयोगिता है। तो फ्यूज की उपयोगिता क्या है, तो परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर परिपथ विच्छेदन करना क्या होता है, ये जो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जलने से बचा लेता है यदि उसमें अत्यधिक धारा प्रवाहित हो जाए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी परमाणु का सर्वाधिक द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसमें होता है। इलेक्ट्रॉन, आवेश, इलेक्ट्रॉन, अभ्र या फिर नाभिक। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिक में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक का जो है प्रयोग करते हैं। तो जो चमगादड़ हैं ये प्रयोग करते हैं पराश्रव्य यानी कि सुपरसोनिक ध्वनि का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कहाँ से प्रारंभ होती है। तो ये जो है कहाँ से प्रारंभ हो जाती है, तो मुख गुहिका से ही प्रारंभ हो जाती है और लार में टालिन नामक एंजाइम होती है जो कि मंड यानी कि जो स्टार्च होता है उस पर कार्य करने लगती है, कार्बोहाइड्रेट पे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मुख गुहा से ही जो है भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है शुष्क सेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसमें विद्युत का उत्पादन रासायनिक ऊर्जा से होता है। दूसरा है कि इसमें विद्युत का उत्पादन उष्मीय ऊर्जा से होता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, तो केवल पहला आंसर यहाँ पे सही है, दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो गैस वेल्डिंग के लिए जो प्रयोग होता है ये है एसिटिलीन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित मानव रोगों में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैलता है। यक्ष्मा, डेंगू, HIV, एड्स, घेंघा। तो यहाँ पे यक्ष्मा को क्या कहते हैं, तो TB, ट्यूबरकुलोसिस, जो कि माइकोबैक्टीरियम जीवाणु द्वारा होता है, बैक्टीरिया द्वारा ये होने वाला रोग है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये जो है ये वायु द्वारा होता है और इसके जो बैक्टीरिया होते हैं ये जो जैसे छींकने खांसने से ये वायु में अगर चले गए और मिट्टी में मिल गए तो ये 20-20 दिन तक जिंदा रहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सोडियम धातु का संग्रहण निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है। अल्कोहल, जल, मिट्टी का तेल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जो सोडियम धातु है ये अभिक्रियाशील एक धातु है और इसका जो संरक्षण किया जाता है ये किया जाता है मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन ऑयल में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। हाइड्रोजन, कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल। तो इसमें जो हाइड्रोजन है ये सबसे कम यहाँ पे न्यूनतम प्रदूषण करता है और इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नियान गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसका उपयोग स्फुरदीप्ति बल्बों में तथा चमकने वाले विज्ञापनों में किया जाता है। दूसरा है कि नियान लैंप का प्रयोग हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किया जाता है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी है। तो यहाँ पे जो उत्तरदायी है कार्बन उत्तरदायी है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा। तो जीव विज्ञानी जीवन के लिए जिन 6 पदार्थों को जरूरी मानते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर, ये जो 6 तत्व हैं इनकी महत्ता क्या है, तो पृथ्वी पर हमें जिंदा रखने के लिए, मनुष्य जाति को जिंदा रखने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। जीवन से जुड़े सभी आधारभूत रसायन जो है प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, हार्मोन इत्यादि जो है इन्हीं मूल तत्वों से बने होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित हाइड्रोकार्बनों पर विचार कीजिए तथा इनके अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे इनको बढ़ते अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो मीथेन का यहाँ पे 1 कार्बन परमाणु है और एथेन का 2 कार्बन परमाणु, साथ ही प्रोपेन के 3 कार्बन परमाणु और ब्यूटेन के तो 4 कार्बन परमाणु। तो इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा यह हो जाएगा 2, 3,
यानी कि सबसे पहले मीथेन, फिर एथेन, फिर प्रोपेन और देन ब्यूटेन। तो यहाँ पे इसका जो सीक्वेंस होगा, सबसे पहले मीथेन हो जाएगा, फिर एथेन हो जाएगा, देन आपका प्रोपेन और फिर ब्यूटेन हो जाएगा। तो सही कोड 2 3 1 4 होगा। 2 3 1 4 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ रोग है और दूसरी तरफ कारण दिया हुआ है कि किसके कारण से ये होता है। तो यहाँ पे खैरा रोग जो होता है जस्ते की कमी से होता है, तो ए का हो जाएगा दूसरा। मिक्सिडिमा, तो मिक्सिडिमा जो है ये थायरॉक्सिन की कमी से होता है, और ऑप्शन बी का यहाँ पे हो जाएगा पहला। ग्वाइटर जो है ये आयोडीन की कमी से होता है, जिसको घेघा रोग भी कहा जाता है। और स्कर्बी, तो स्कर्बी जो है यह विटामिन सी की कमी से होती है। दांत का ये मतलब मसूड़ों से संबंधित बीमारी है, मसूड़ों से खून आना और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा 2 1 3 4 हो जाएगा। 2 1 3 4 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित नहीं करना है। ये बताना है कि कितने युग्म यहाँ पे सही सुमेलित हैं। एक तरफ रोग है और दूसरी तरफ प्रभावित अंग दिया हुआ है। मोतियाबिंद, आंत नहीं, आंख प्रभावित होता है मोतियाबिंद से। पीलिया, तो पीलिया यकृत को ही प्रभावित करता है। टाइफाइड, तो टाइफाइड फेफड़ों को नहीं, आंत को प्रभावित करता है टाइफाइड। और न्यूमोनिया, तो न्यूमोनिया आँख को नहीं, फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो यहाँ कौन सा सही है, तो केवल एक युग्म सही है, 3 यहाँ पे गलत हैं। याद रखिएगा, मोतियाबिंद जो है ये किसको प्रभावित करता है, तो मोतियाबिंद आँख को प्रभावित करता है। पीलिया, तो पीलिया यकृत को प्रभावित करता है। टाइफाइड जो है ये आंत को प्रभावित करता है, और निमोनिया जो है ये फेफड़े को प्रभावित करता है। तो इतना याद रखिएगा। यहाँ बी का जो यकृत दिया हुआ है सही सुमेलित है, तो यहाँ पे एक ही केवल सुमेलित है, 3 गलत हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में लोहे की कमी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है। रिकेट्स, अधिरक्तस्राव, स्कर्वी या फिर रक्तक्षीणता। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, रक्तक्षीणता को ही एनीमिया कहा जाता है या रक्ताल्पता भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में लोहे की कमी से जो है एनीमिया नामक रोग होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से निम्नलिखित में से किस प्रकार अलग है। नेक्स्ट प्रश्न है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से निम्नलिखित में से किस प्रकार अलग है। माइटोकॉन्ड्रिया, जीव द्रव्य की उपस्थिति, कोशिका भित्ति या फिर कोशिका केंद्रक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशिका भित्ति के कारण। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका झिल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। दूसरा है कि यह कोशिका एक निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। तिल्ली, सेरेबेलम, अग्न्याशय या फिर यकृत। इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा तिल्ली में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लसिका कोशिकाएं यानी कि लिम्फोसाइट सेल्स एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, जिनका निर्माण लसिका ग्रंथियों यानी कि तिल्ली, थाइमस ग्रंथि तथा अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है। तो भारत का प्रवाल द्वीप समूह जो है ये है लक्षद्वीप। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टोंगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। तो टोंगुप दर्रा जो है ये भारत को म्यांमार से जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो टोंगुप दर्रा भारत के मणिपुर राज्य को म्यांमार से जोड़ता है। यह दर्रा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र और म्यांमार के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पर्वत के अवस्थान पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर का सही अनुक्रम है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर पे यहाँ पे कौन सा सही अनुक्रम है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोदा बेट्टा, विंध्याचल, धौलागिरी और फिर कैलाश। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। दोदा बेट्टा यहाँ पे तमिलनाडु में है, विंध्याचल मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर। धौलागिरी यहाँ पे आपके नॉर्थ इंडिया यानी कि हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, और कैलाश जो है तो ये सबसे ऊपर यहाँ पे स्थित है लद्दाख जास्कर श्रेणी के समानांतर। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए इसको सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। सांभर, कोल्लूर,
पुलिकट या फिर अष्टमुडी। तो यहाँ पे भारत के जो यहाँ पे झील है वो पश्चिमी तट पर कौन स्थित है, तो अष्टमुडी जो है यह केरल में स्थित झील है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि भारत के पश्चिमी तट मालाबार तट पर स्थित है। बाकी सांभर, कोल्लूरू और पुलिकट जो है ये यहाँ पे अलग हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों पर विचार कीजिए तथा उनको पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सी परत आएगी, तो क्षोभ मंडल आ जाएगा, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल और सबसे लास्ट में यहाँ पे वायुमंडल आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले दूसरा, फिर तीसरा, दूसरा तीसरा, फिर पहला और फिर चौथा हो जाएगा। तो दूसरा, तीसरा, पहला और फिर चौथा यहाँ पे होगा, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु नदी के निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए तथा उनको उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे इसका जो सही सीक्वेंस होगा क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे जो नदी आएगी झेलम, फिर उसके बाद चिनाब और फिर यहाँ पे हो जाएगी रावी और सबसे लास्ट में सतलुज है। तो यहाँ पे इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा 4 1 2 3 होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ प्रदूषक हैं और दूसरी तरफ इनके प्रभाव दिए हुए हैं, इनको सुमेलित करना है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये वायुमंडल में ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ए का हो जाएगा दूसरा। सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है, यहाँ बी का हो जाएगा पहला। सीसा का यौगिक जो है ये मानव तंत्रिका तंत्र के लिए नुकसानदेह है, तो सी का हो जाएगा तीसरा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह जो है ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा 2 1 3 4 हो जाएगा, 2 1 3 4 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। एक तरफ घास के प्रकार हैं और दूसरी तरफ देश दिया हुआ है। लानोज, तो लानोज जो है ये कहाँ पे, तो लानोज वेनेजुएला में, का दूसरा। प्रेयरी जो है ये कहाँ पे, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। और पंपास, तो पंपास जो है ये अर्जेंटीना में, यानी कि सी का हो जाएगा चौथा। और डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया में, तो यहाँ पे डी का हो जाएगा पहला। तो 2 3 4 1 इसका सही कूट हो जाएगा। तो 2 3 4 1 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित नहीं करना है, सॉरी, यहाँ पे ये बताना है कि 4 युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। एक तरफ महासागरीय धारा है और दूसरी तरफ तट दिया हुआ है। हम्बोल्ट तो चिली और पेरू के तट पर बिल्कुल सही है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे, तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो है यूनाइटेड किंगडम नॉर्वे बिल्कुल सही सुमेलित है। बेंगुला, नामीबिया, अंगोला ये भी सही सुमेलित है। अगुलहास, मोजाम्बिक, मेडागास्कर ये भी यहाँ पे सही सुमेलित है। तो 4 के चारों यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। तो यहाँ पे अटाकामा मरुस्थल जो कि चिली में स्थित है, ये कैसा मरुस्थल है, तो ये दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से कौन सा एक तटीय निक्षेपण के लक्षण नहीं है। तो इसमें से कौन सा एक तटीय निक्षेपण का जो लक्षण है वो नहीं है। तो टोम्बोलो जो है ये तटीय निक्षेपण का यहाँ पे लक्षण नहीं है, ऑप्शन इसका जो सही आंसर हो जाएगा टोम्बोलो, बालूरोधिका और स्पिट ये सब किसके निक्षेपण से बनते हैं, तो ये सब तटीय निक्षेपण के लक्षण हैं। जो यहाँ स्टैक है ये तटीय निक्षेपण का लक्षण नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो कावेरी नदी की सहायक नदी इसमें से इंद्रावती जो है ये नहीं है। इंद्रावती गोदावरी की सहायक है, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी अर्कावती, हेमवती और अमरावती ये तीनों जो हैं ये किसके सहायक हैं, तो ये तीनों कावेरी की सहायक हो जाएंगी, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है। भद्रावती, रेणुकूट, विशाखापत्तनम, सेलम। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रेणुकूट, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला जो है ये किसका भाग है, तो ये यहाँ पे भाग है लघु हिमालय का, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लघु हिमालय को पीर पंजाल और धौलाधार 2 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। तो अगर यहाँ पे पीर पंजाल पूछा गया है, अगर पीर पंजाल की जगह धौलाधार भी पूछा जाता तो भी ये लघु हिमालय का ही पार्ट होता, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लैटेराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि सामान्यता लाल रंग की होती हैं। दूसरा है कि इसमें
टेपियोका और काजू की उपज अच्छी होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है, कौन सा यहाँ पे सही है। तो दोनों कथन बिल्कुल सही दिए हुए हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो ये मिट्टी है लेटराइट मिट्टी, इसके लाल रंग होने का कारण क्या है, तो लौह ऑक्साइड यानी कि आयरन ऑक्साइड इसके लाल होने का कारण भी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है। तो ये अवस्थित है कहाँ पे, तो ये पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है और ये अंडमान निकोबार की राजधानी है। अब इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो श्री विजयपुरम कर दिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए। लोहित, तीस्ता, सुबनसिरी, संकोश। उपयुक्त नदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमबद्ध करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगी, तो तीस्ता आ जाएगी सबसे पश्चिम में, और फिर उसके बाद संकोश होगी, फिर कौन सी, तो उसके बाद आ जाएगी सुबनसिरी, और सबसे लास्ट में लोहित हो जाएगी। यानी कि लोहित सबसे पूर्व में है और तीस्ता जो है सबसे पश्चिम में है। क्योंकि यहाँ पे पश्चिम से पूर्व लगाना है तो सबसे पहले तीस्ता आएगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ स्थल है, दूसरी तरफ नदियों का संगम दिया हुआ है। तो यहाँ पे रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती हैं, तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी हो जाएंगी, यानी कि ए का हो जाएगा दूसरा। विष्णुप्रयाग में, तो विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा, बी का हो जाएगा पहला। कर्णप्रयाग में कौन कौन सी नदी, तो अलकनंदा और पिंडार हो जाएंगी, सी का यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। और देवप्रयाग में तो अलकनंदा और भागीरथी, तो यहाँ पे डी का चौथा हो जाएगा। तो सही कोड 2 1 3 4 होगा, 2 1 3 4 ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस तट पर चिल्का झील अवस्थित है। तो चिल्का झील भारत के उत्तरी सरकार तट पर अवस्थित है, उड़ीसा में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने के निकट स्थित खारे पानी की लैगून झील है। उड़ीसा तट को भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले भूषण रामकृष्ण गवई का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम है। तो ये जो है ये कौन से नंबर के थे, तो ये 52वें नंबर के हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो भूषण रामकृष्ण गवई जी जो हैं 14 मई 2025 को न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार जो है ग्रहण किया और हिंदी में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय के रूप में इनका कार्यकाल 14 मई 2025 से 23 नवंबर 2025 तक होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और साथ में ये भी याद रखिएगा कि ये देश के दूसरे दलित CJI हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया उत्पादकता संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत वर्ष 2025-26 के लिए उसकी औपचारिक अध्यक्षता ग्रहण की। दूसरा है कि यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1861 में हुई थी। तो यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर होगा, तो दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की मंत्रिमंडल ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग के परीक्षणों को स्वीकृति प्रदान की है। तो क्लाउड सीडिंग के परीक्षणों को किसने स्वीकृति प्रदान की, तो ये स्वीकृति जो है प्रदान किया गया है किसके द्वारा, दिल्ली के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्नलिखित में से किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। तो ट्रैकोमा मुक्त घोषित हुआ है भारत। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें से कितने युग्म सुमेलित हैं। एक तरफ पुस्तक है और दूसरी तरफ दिया हुआ है लेखक। तो जनता की डायरी किसकी है, तो बंडारू दत्तात्रेय की। द डायरी ऑफ है क्रिकेटर्स वाइफ पूजा पुजारा, ये चेतेश्वर पुजारा की पत्नी है। फियरलेस किसकी है, तो फियरलेस जो है ये मोहिंदर अमरनाथ की है। और आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये शशि थरूर की है। तो यहाँ पे 4 के चारों युग्म बिल्कुल सही सुमेलित हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म यानी कि दिवस और तिथि सही सुमेलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई बिल्कुल सही है। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ये 8 मई को मनाया जाता है, 12 मई को नहीं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई बिल्कुल सही सुमेलित है। तो इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है यह है ऑप्शन सी। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 8 मई को। ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसे बानू मुश्ताक को उनकी लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए प्रदान किया गया है। दूसरा है कि यह पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ भाषा की पुस्तक है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा।
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है पुरस्कार है, इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। तो मरणोपरांत इसमें से कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। तो मरणोपरांत यहाँ पे 3 लोगों को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो वो कौन कौन है 3 लोग जिनको मरणोपरांत दिया गया है। टोटल 7 लोगों को दिया गया है और इसमें से 3 लोग जो हैं या इनको मरणोपरांत दिया गया है। तो किसको किसको, तो मरणोपरांत यहाँ पे श्री एम.टी. वासुदेवन नायर हैं जो कि साहित्य एवं शिक्षा से संबंधित हैं और ये केरल राज्य के हैं। श्री ओसामू सुजुकी ये जापान के हैं और व्यापार व उद्योग से संबंधित हैं, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। और श्रीमती शारदा सिन्हा जो कि कला से संबंधित हैं, बिहार की लोक गायिका थी, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। एक तरफ व्यक्ति हैं और दूसरी तरफ इनकी नियुक्ति दिया हुआ है और पूछा गया है कितने यहाँ पे सही सुमेलित हैं। तो अनुराग भूषण स्वीडन में भारत के राजदूत, बिल्कुल सही है। न्यायमूर्ति के सोमशेखर मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, बिल्कुल सही सुमेलित है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत तो ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, बिल्कुल सही है। और प्रकाश मगदुम ये जो है ये राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। तो यहाँ पे 4 के चारों जो व्यक्ति और नियुक्ति हैं बिल्कुल सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में संपन्न हुआ बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है। बैंकॉक, ढाका, काठमांडू या फिर नई दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए बैंकॉक में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक में आयोजित बिम्स्टेक सदस्य देशों में राष्ट्रीय अध्यक्षों, सरकार जो है प्रमुखों के 6ठे शिखर सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। ये याद रखिएगा, ये 6वां शिखर सम्मेलन है बिम्स्टेक का और इसकी बैठक थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई। ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कितने युग में यहाँ पे सही सुमेलित है। एक तरफ झील है और दूसरी तरफ अवस्थिति है। वेम्बनाड केरल, लोकटक मेघालय, डल जम्मू कश्मीर, पुलिकट आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर। तो इसमें से कितने सही सुमेलित हैं। तो इसमें से 3 सही सुमेलित हैं, एक यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। लोकटक जो है यह मणिपुर की झील है, ये जो है यहाँ पे दिया हुआ है मेघालय में स्थित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यानी कि वेम्बनाड केरल में है, डल जो है जम्मू कश्मीर की है और पुलिकट जो है यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म परियोजना और नदी सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है वह कौन हो जाएगा, तो वह हो जाएगा ऑप्शन सी दुलहस्ती। जो यहाँ पे झेलम दिया हुआ है, दुलहस्ती झेलम पे नहीं चेनाब नदी पर स्थित है, चेनाब पर स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। शेष, नाथपा झाकरी सतलुज और चमेरा रावी और बगलिहार चेनाब ये बिल्कुल सही सुमेलित हैं और ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित मृदाओं पर विचार कीजिए तथा इनके कणों के आकार और व्यास के आधार पर क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगी बजरी, यानी कि सबसे बड़ा आकार जो होता है बजरी का होता है। उसके बाद कौन सी, तो उसके बाद आ जाएगी बालू और फिर हो जाएगा यहाँ पे गाद और सबसे लास्ट में चिकनी मिट्टी जिसको क्ले कहा जाता है वो आएगी, यानी कि इसका जो कण होता है सबसे सूक्ष्म होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही सीक्वेंस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ वन है और दूसरी तरफ दिया हुआ है वृक्ष और उनसे संबंधित यहाँ पे इनको सुमेलित करना है। तो कोणधारी वन कहाँ कौन कौन से मतलब वृक्ष इसमें पाए जाते हैं कोणधारी वन में, तो चीड़ और फर पाए जाते हैं, ए का हो जाएगा दूसरा। मानसूनी वन में तो सागौन और साखू पाए जाएंगे, तो बी का हो जाएगा तीसरा। और भूमध्य सागरीय वन में कौन से पाए जाएंगे, तो भूमध्य सागरीय वन में जो है आलू बुखारा और जैतून पाए जाएंगे। और साथ ही उष्णकटिबंधीय वन में कौन पाए जाएंगे, तो महोगनी और रोजवुड पाए जाएंगे, तो डी का हो जाएगा पहला। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा 2 3 4 1 हो जाएगा। 2 3 4 1 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। तो मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
शैडो बैंकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि ये संस्थाएं देश में वित्तीय समावेशन में सहायक होती हैं। दूसरा है कि अल्प विकसित व विकासशील देशों में इन बैंकों की भूमिका अधिक होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दिया हुआ है। ये संस्थाएं देश के वित्तीय समावेशन में सहायक होती हैं और साथ ही अल्प विकसित व विकासशील देशों में इन बैंकों की भूमिका अधिक होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही शैडो बैंकिंग के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर परियोजना पूर्वी यमुना नहर परियोजना है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण 1830 में किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में तांबे का उत्पादन किया जाता है? तो तांबे का उत्पादन जो होता है ये 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जिला और एक तरफ से मात्र झांसी से लगने वाला ये जिला है और इसका नाम है ललितपुर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो यहाँ पे लोक नृत्य है और दूसरी तरफ क्षेत्र दिया हुआ है। जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र बिल्कुल सही सुमेलित है। ढरकाहरी नृत्य जो है सोनभद्र से बिल्कुल सही सुमेलित है। नटुआ नृत्य पूर्वांचल बिल्कुल सही सुमेलित है और राई नृत्य बुंदेलखंड ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। तो यहाँ पे 4 के चारों युग्म बिल्कुल सही सुमेलित हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, महान चिश्ती सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में हुआ था? तो निजामुद्दीन औलिया का जो जन्म हुआ था ये बदायूं में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1236 ईस्वी में बदायूं में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सीमांत अस्थायी सुविधा दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इस ब्याज दर जिसके आधार पर आरबीआई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ओवरनाइट ऋण प्रदान करता है। दूसरा है कि इसका उद्देश्य आपातकालीन स्थिति में बैंकों की तरलता संबंधी समस्या को दूर करना है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो 2 के दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दिए हुए हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसकी स्थापना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत की गई थी। दूसरा है कि इन्हें स्मॉल मैन बैंक के नाम से भी जाना जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो 2 के दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टीयर 2 पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह बैंकों को वाणिज्यिक संचालन बंद किए बिना ही हानि वहन करने की क्षमता प्रदान करती है। दूसरा है कि यह बैंक की मूल तथा सर्वाधिक अस्थायी पूंजी होती है। कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पहला एवं दूसरा दोनों कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वास्तविक समय सकल निपटान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह राष्ट्रव्यापी भुगतान प्रणाली है जो एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में धन के हस्तांतरण की अनुमति देता है। दूसरा है कि इसके तहत न्यूनतम 2 लाख रुपए भेजे जा सकते हैं और अधिकतम राशि की सीमा नहीं है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो इसमें भी दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दिया हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसका जो हिंदी में नाम दिया हुआ है वास्तविक समय सकल निपटान, इसका जो इंग्लिश में नाम होगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जिसको RTGS कहा जाता है। ये प्रश्न जो है इससे रिलेटेड प्रश्न IAS प्रीलिम्स जो 25 मई को पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह अर्थव्यवस्था के मात्रात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन को दर्शाती है। दूसरा कथन है कि इसमें विशिष्ट उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को पूर्व निर्धारित किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो केवल पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा सही नहीं है, क्योंकि इसमें विशिष्ट उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का पूर्ण निर्धारण नहीं होता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि पूर्ण निर्धारण होता है। तो दूसरा कथन गलत, सिर्फ पहला सही। ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिगत आय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह एक वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति अथवा परिवार द्वारा सभी स्रोतों से अर्जित आय जो आयकर भुगतान के पूर्व की हो। दूसरा है कि इससे घरेलू क्षेत्र की क्रय शक्ति क्षमता का पता चलता है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुलभ मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसकी पूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक होती है। दूसरा है कि ये मुद्रा विश्व व्यापार के लिए मानक होती हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। कौन सा सही है? तो केवल पहला सही है, दूसरा सही नहीं है। तो यहाँ पे
दूसरा कथन सही नहीं है। ये जो मुद्रा होती हैं ये विश्व व्यापार के लिए मानक नहीं होती हैं, क्योंकि ये सुलभ मुद्रा होती हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐच्छिक बेरोजगारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसकी स्थिति में श्रमिक कार्य करना चाहते हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिलता है। दूसरा है कि अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की बेरोजगारी को इस प्रकार की बेरोजगारी को सामान्य बेरोजगारी के रूप में सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आइए ऐच्छिक बेरोजगारी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जब श्रमिक कोई भी उत्पादन कार्य करना ही ना चाहते हों या उनको रोजगार प्राप्त करने की कोई इच्छा ही ना हो, अथवा वे प्रचलित मजदूरी पर काम ना करना चाहते हों और इसलिए वे बेरोजगार हों, तो ऐसे श्रमिकों को ऐच्छिक बेरोजगार कहा जाता है। और अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की बेरोजगारी को सामान्य बेरोजगारी के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाता। तो यहाँ पे दो के दोनों कथन सही नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार फसल बोने के बाद करती है। दूसरा है कि न्यूनतम मूल्य के तहत सरकार द्वारा किसानों को अपनी फसल के लिए दी जाने वाली कीमत गारंटी है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो केवल दूसरा सही है, पहला सही नहीं है, क्योंकि न्यूनतम मूल्य की जो घोषणा होती है ये सरकार फसल बोने से पहले ही कर देती है। तो यहाँ पे पहला कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा सही है। ऑप्शन बी सही आंसर। गिनी गुणांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसका प्रयोग आय या संपत्ति की असमानता की माप के लिए किया जाता है। दूसरा है कि यह लॉरेंज वक्र और निरपेक्ष समता रेखा के बीच का क्षेत्रफल दर्शाता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बाकू टू बेलम रोड मैप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह COP29 बाकू में प्रस्तावित एक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त योजना है। दूसरा है कि वर्ष 2035 तक विकासशील देशों को जलवायु कार्रवाई के लिए कम से कम 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्त एकत्रित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे दो के दोनों कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। किसके बारे में? तो बाकू टू बेलम रोड मैप के बारे में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि तिरुवरुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो किस देश में हुआ है? तो इनका जो अनावरण किया गया है ये किया गया है फिलीपींस में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 निम्नलिखित में से किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है सबसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को। और दूसरे नंबर पर कौन सी है? तो दूसरे नंबर पर त्रिपुरा का खारची मेला से संबंधित है। और तीसरे स्थान पर कौन सी है? तो तीसरे स्थान पर जो है ये आंध्र प्रदेश का एटी कोप्पा बुमालू पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के जो खिलौने हैं इनको रखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर त्रिपुरा और तीसरे नंबर पर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ पहले स्थान पर कौन सा राज्य है इसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो ये किया गया है स्पेन में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शिक्षा का सर्वाधिक व्यय किया जाता है? तो यहाँ पे ये व्यय जम्मू कश्मीर द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक कच्छ वनस्पति दर्ज की गई हैं? तो ये जो दर्ज की गई है ये पश्चिम बंगाल में दर्ज की गई है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और 2025 को ग्लेशियर जो है वर्ष भी घोषित किया गया है। ग्लेशियरों के लिए मतलब ग्लेशियर के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 घोषित हुआ है और ग्लेशियर दिवस जो है यह 21 मार्च को मनाया जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी सिपरी की वैश्विक हथियार हस्तांतरण रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वाधिक हथियार आयात किया? तो यहाँ पे किसने आयात किया? यूक्रेन ने सब सर्वाधिक जो यहाँ पे हथियार जो है इसने आयात किया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पर्यावरण थिंक टैंक जर्मनवाच द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के अनुसार सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो भारत यहाँ पे जो है 6ठे स्थान पर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
ब्लू वीजा प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु कार्रवाई में योगदान देने वाले व्यक्तियों को दीर्घकालिक रेजिडेंसी प्रदान करना है। दूसरा है कि इसके पहले चरण में 20 स्थिरता विशेषज्ञों को यह वीजा मिलेगा। तो यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो यहाँ पे दोनों कथन सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अब यहाँ से शुरू हो रहा है आपका रीजनिंग। दी गई श्रृंखला के समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 131 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 128। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 132 और इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी 14। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक दुकानदार 100 सेब बेचकर 20 सेब के विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त करता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो इसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा 25%, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती हुई 2.4 किलोमीटर लंबी सुरंग को 3 मिनट में पार करती है। ट्रेन की लंबाई क्या है? तो ट्रेन की जो लंबाई है ये 600, यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसमें जो लुप्त संख्या है ये है 39, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 136 और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 104। प्रश्न संख्या 137 का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 300। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 138 और इसका जो सही आंसर होगा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एफ। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे जो टोटल त्रिभुज हैं ये हैं 16, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा? तो यहाँ पे ऑप्शन बी में जो डी ए बी सी ये सीक्वेंस है ये इस श्रृंखला में यदि एडजस्ट किया जाएगा तो श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। आइए तो अब हिंदी की तरफ बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं हिंदी के प्रश्न। प्रसारण का विलोम, तो प्रसारण का जो विलोम होगा संकुचन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर। निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म नहीं है, कौन सा इसमें से सही नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अंधकार का जो यहाँ पे तिमिर दिया हुआ है सही नहीं है, क्योंकि अंधकार का तिमिर जो होगा ये समानार्थी हो जाएगा। अंधकार का सही विलोम प्रकाश होता है, ऑप्शन सी सही आंसर। शेष युग्म यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से ऋजु का विलोम शब्द है, ऋजु का वक्र हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर। अश्लील का विलोम हो जाएगा सलील, ऑप्शन डी सही आंसर। निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, कौन सा यहाँ पे सही युग्म हो जाएगा? तो करुण का जो निष्ठुर दिया हुआ है बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अकाल का विलोम क्या होगा? तो अकाल का विलोम हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी सुकाल। कल्पित का विलोम क्या होगा? तो कल्पित का विलोम यहाँ पे यथार्थ हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। सत्याग्रह का विलोम क्या होगा? तो सत्याग्रह का जो विलोम हो जाएगा ये हो जाएगा दुराग्रह, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। असीम का विलोम क्या होगा? तो असीम का विलोम यहाँ पे जो हो जाएगा यह हो जाएगा ससीम, ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में 10वां व्यक्ति क्षय रोग से पीड़ित है, 10वां क्या है? तो 10वां यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 10वां जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्रमवाचक विशेषण, ऑप्शन ए सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो प्राची जो है यह विशेष्य है और इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा प्राच्य, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द यहाँ पे विशेषण है? पालना, पीड़ा, पतन या फिर पतित। तो पालना जो है क्या है? तो विशेष है और इसका विशेषण पालतू हो जाएगा। पीड़ा जो है यह भी विशेष, पीड़ा जो है यह विशेष है, इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा पीड़ित। और पतित जो है यह शब्द यहाँ पे पहले से ही विशेषण है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और पालना जो है इसका क्या हो? तो यहाँ पे पतन जो है इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा पतित, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, काला चश्मा में कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? इसमें से कौन सा शब्द विशेष है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी विषाद, यहाँ पे विशेष है, इसका जो विशेषण होगा क्या हो जाएगा? तो विषण होता है इसका विशेषण, इस तरीके से लिखा जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो यहाँ पे चपलता जो है यह विशेषण हो जाएगा और इसका विशेष से हो जाएगा चपल,
नेक्स्ट प्रश्न है, वह अपाहिज व्यक्ति दौड़ने लगा, वाक्य में विशेष्य है। तो इस वाक्य में विशेष्य क्या हो जाएगा, तो व्यक्ति जो है यह विशेष्य हो जाएगा, अपाहिज यहाँ पे विशेषण है। ऑप्शन डी सही आंसर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण यहाँ पे उचित जो है यह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह क्या है, तो सार्वनामिक यहाँ पे विशेषण हो जाएगा, डी सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा शब्द इसमें से विशेषण है, तो अजित जो है यह यहाँ पे विशेषण है और इसका विशेष्य होगा अजय, ऑप्शन ए सही आंसर। जो भवन गिर गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो खंडहर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, आकाश को चूमने वाला, तो आकाश को चूमने वाला, इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गगनचुंबी। अब देखिए यहाँ पे एक त्रुटि है, आकाश को चूमने वाला आकाशचुंबी होगा, आकाशचुंबी, ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, आकाशचुंबी होगा, जबकि गगन को चूमने वाला गगनचुंबी होगा। लेकिन यहाँ पे कोई सा भी जो शब्द दिया हुआ है इस वाक्य के लिए, जो एक शब्द दिया हुआ है किसी में भी यहाँ पे आकाशचुंबी नहीं है, तो सबसे कम यहाँ पे जो गलत है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा सही हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से, वो ऑप्शन डी ही होगा, तो इसलिए हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है, पांडुलिपि जो है यह किस वाक्य के लिए उचित है, तो पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति जो है पांडुलिपि कहलाती है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 100 वर्षों का समूह शताब्दी होता है, ऑप्शन सी सही आंसर। श्रवण चक्षुक, तो जो कानों से सुनता हो उसके लिए क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो आंखों से सुनता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा श्रवण चक्षुक, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य, तो ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है खंड काव्य, ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो इसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा ये हो जाएगा वाग्दत्ता, ऑप्शन ए सही आंसर। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है, ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है तकावी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए स्थानापन्न हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए एक शब्द सुग्रीव हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर। भभूत का तत्सम हो जाएगा विभूति, ऑप्शन सी सही आंसर। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, कौन सा इसमें से तद्भव शब्द है, तो यहाँ पे कूची जो है यह तद्भव हो जाएगा और इसका जो तत्सम होगा यह क्या होगा, तो यह हो जाएगा कुर्चिका, ऑप्शन ए सही आंसर। निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है, कौन सा इसमें से एक युग्म जो है यह सही नहीं है, तो ऑप्शन डी गरगर का जो गहरा दिया हुआ है ये सही नहीं है, गरगर का यहाँ पे गागर हो जाएगा सही जो है तद्भव, तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महुआ शब्द का तत्सम रूप है, मधुक हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सापत्नी का तद्भव रूप क्या होगा, तो सापत्नी का तद्भव रूप हो जाएगा सौत, ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रृंगाल का तद्भव क्या होगा, तो सियार हो जाएगा श्रृंगाल का तद्भव, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। पराठा का तत्सम क्या होगा, तो पराठा का तत्सम हो जाएगा परपट, ऑप्शन ए सही आंसर। अस्कंध का तद्भव शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, अस्कंध का तद्भव शब्द हो जाएगा कंधा, ऑप्शन बी सही आंसर। निम्नलिखित में से पीठ तत्सम शब्द कौन सा है, पीठ का तत्सम शब्द इसमें से क्या होगा, तो पृष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो इसमें से जो तत्सम शब्द है यह षष्ठ जो है यह तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा अच्छा, बाकी यहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं ये सब के सब तद्भव हैं, तो ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट है, लिपि शब्द की शुद्ध वर्तनी, तो लिपि हो जाएगी, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, कौन सा इसमें से शुद्ध है, तो शिक्षणेत्तर यहाँ पे शुद्ध लिखा हुआ है, ऑप्शन डी सही आंसर। अनिवर्चनीय का शुद्ध रूप क्या होगा, तो अनिवर्चनीय का शुद्ध रूप ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, श्रीमती यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट प्रश्न है, चिन्ह शब्द की शुद्ध वर्तनी, तो चिन्ह शब्द की शुद्ध वर्तनी ऑप्शन ए में यहाँ पे दी हुई है, ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुसुईया की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, तो अनुसुईया की शुद्ध वर्तनी अनुसुईया हो जाएगी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो यहाँ पे भुक्खड़ की जो वर्तनी है यह शुद्ध है, क्योंकि
भू आधा का और फिर खा और फिर डा रहेगा, भुक्खड़ इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। शेष शब्द की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द उज्ज्वल हो जाएगा, क्योंकि उज्ज्वल जो है इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है इन वाक्यांश में से एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन करना है। तो ऑप्शन सी, उसमें बचपन है, ये वाक्य अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा उसमें बचपना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। तो ऑप्शन ए जो लिखा हुआ है कि आम सभा में प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि उपस्थित थे, ये वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पर्यायवाची की दृष्टि से एक शब्द युग्म जो है अशुद्ध है, कौन सा यहाँ पे? तो पानी का जो पाड़ दिया हुआ है ये अशुद्ध है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पानी का जो पर्यायवाची होगा जल तोय अम्बु हो जाएगा, जबकि पाड़ी जो है या हाथ और कर इसका पर्यायवाची होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर। शेष युग्म सही सुमेलित हैं। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची तो ये करवाल हो जाएगा। चंद्रहास और करवाल दोनों तलवार के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन ए सही आंसर। सूर्य का पर्यायवाची, तो सूर्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पतंग। ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यहाँ पे अस्म जो है या पत्थर का पर्यायवाची है, बाकी तुरंग, सैंधव और घोटक ये तीनों घोड़े के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन डी सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सरिता का पर्यायवाची नहीं है? तो सरिता का इसमें से पर्यायवाची जो है वो कौन सा नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा त्रिपथगा, ये गंगा का पर्यायवाची है। शेष सभी यहाँ पे सरिता यानी कि नदी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सुंदर शब्द का पर्यायवाची है पुष्कर, अम्बुद, केसी या फिर चारु। चारु जो है यह सुंदर शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन डी सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है? अर्जुन जो है यहाँ पे पार्थ का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जीव का पर्यायवाची नहीं है? तो जीव का पर्यायवाची यहाँ पे कौन सा नहीं होगा? तो यहाँ पे जो जीव का पर्यायवाची नहीं, प्राण। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी चैतन्य, पखेरु और प्राणी ये सभी जीव के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दर्पण का पर्यायवाची है। दर्पण जो है मुकुट दर्पण का पर्यायवाची होगा। दर्पण के अन्य पर्यायवाची शीशा, आईना, आरसी, प्रतिबिंबक इत्यादि हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। तो ध्वज का इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो केकी जो है यह मोर का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। शेष यहाँ पे ध्वज के पर्यायवाची हैं। तो ये रहे 200 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।